गुड मॉर्निंग एवरीवन। इससे पिछली वीडियो में हमने लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड के बारे को कवर अप किया था, यानी कि लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड क्या होता है, प्लाज्मा। हमने प्लाज्मा को डिटेल में स्टडी किया। अब हम करने जा रहे हैं सॉलिड पार्ट ऑफ ब्लड। जो सॉलिड पार्ट ऑफ ब्लड है उसमें तीन तरह के सेल्स होते हैं। एक होता है रेड ब्लड सेल, फिर होते हैं वाइट ब्लड सेल्स और तीसरे होते हैं ब्लड प्लेटलेट्स। इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं रेड ब्लड सेल्स। तो जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं हम इसे इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। तो रेड ब्लड सेल्स आर आल्सो नोन एज इरिथ्रोसाइट्स। और इसका जो लाइफ स्पैन है वो होता है 120 डेज। तो 120 डेज इसकी क्या होती है, लाइफ। और 120 डेज के बाद जो WBC हैं वो इसको फैगोसाइटोज कर देंगे, यानी कि WBC आएंगे, RBC को इंगल्फ कर देंगे और उसे खत्म कर देंगे। और ये जो काम होता है ये होता है स्प्लीन में। इसीलिए स्प्लीन को बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ RBCs। तो इसका लाइफ स्पैन 120 डेज है। आफ्टर 120 डेज दे आर फैगोसाइटोज्ड बाय WBCs। और ये जो काम है जो WBC RBC को एनगल्फ करता है और उसे ख़त्म कर देता है, ये होता है स्प्लीन के अंदर। इसीलिए स्प्लीन को क्या बोलते हैं हम, ग्रेवयार्ड ऑफ RBC। और जो इसका साइज है, अब जो RBCs होते हैं, जो न्यूली फॉर्म्ड RBC होते हैं, उसके अंदर न्यूक्लियस भी होता है और सेल ऑर्गेनेलिस जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी उसके अंदर होता है। लेकिन जब ये RBC मैच्योर हो जाता है तब इसके अंदर न्यूक्लियस भी नहीं होता और ER जैसे सेल ऑर्गेनेलिस भी उसके अंदर नहीं होते। तो जो मैच्योर RBCs है उसे हम क्या बोलते हैं, वो क्या होता है, ई न्यूक्लिएटेड। जो मैच्योर RBC है वो क्या होता है, ई न्यूक्लिएटेड, यानी कि उसके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता और ना ही उसके अंदर सेल ऑर्गेनेलिस, मेम्ब्रेन वाली सेल ऑर्गेनेलिस जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो भी नहीं होता। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब ये मैच्योर हो जाता है तब ये सेल ऑर्गेनेलिस जैसे कि न्यूक्लियस और ईयर को लूज कर देता है, ताकि इसकी जो शेप है उसके बाद क्या हो जाती है, बाई इनके अंदर स्पेस हो जाएगी। ये जो इसका जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर अगर ये ऑर्गेनेलिस नहीं होंगी तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये मतलब ही फ्लैटन अप हो जाएगी और सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, RBC का इंक्रीज हो जाएगा। ये जो शेप है RBC की, इसे हम क्या बोलते हैं, बाई कनकेव शेप। तो पहले इसकी शेप क्या थी RBC की, जो न्यूली फॉर्म्ड RBC था उसकी शेप थी राउंड। वो क्या थी, राउंड, या फिर हम उसे ओवल भी बोल सकते हैं, या फिर हम उसे बाई कन्वेक्स भी बोल सकते हैं। लेकिन जब वो मैच्योर हो गया अब उसकी शेप क्या होगी, बाई कनकेव। तो ऐसा क्यों होता है, ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए। सरफेस एरिया इंक्रीज होएगा तो ज़्यादा रेस्पिरेटरी गैसेस को ये ट्रांसपोर्ट कर पाएगा। और ये जो मैच्योर RBC है इसकी हम शेप के बारे में, साइज के बारे में बात करेंगे। तो इसका जो ये डायामीटर है ये होता है 7.5 माइक्रोन मीटर। और इसकी जो थिकनेस होती है वो होती है 2 माइक्रोन मीटर। और जो स्प्लीन है इसे हम ग्रेवयार्ड ऑफ RBC भी बोलते हैं। और जो एक्स्ट्रा RBC होते हैं वो भी स्प्लीन में ही स्टोर होते हैं, इसलिए हम स्प्लीन को ब्लड बैंक भी कहते हैं। तो एक्स्ट्रा RBCs are stored in spleen. That's why spleen is also known as blood bank। तो क्योंकि जो एक्स्ट्रा RBCs होते हैं वो भी स्प्लीन में ही स्टोर होते हैं, इसीलिए हम स्प्लीन को ब्लड बैंक भी कहते हैं। और क्योंकि RBC वहाँ पर डिस्ट्रॉय होते हैं इसलिए हम उसे ग्रेवयार्ड ऑफ
आरबीसी कहते हैं। जैसे ही उसका लाइफ स्पेन आरबीसी का खत्म होएगा तो डब्ल्यूबीसी इसको आरबीसी को स्प्लीन के अंदर खत्म कर देते हैं और इसीलिए हम स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहते हैं। नाउ दी आरबीसी काउंट यानी कि आरबीसी का नंबर क्या होता है। तो आरबीसी सबसे ज्यादा न्यूमरस कॉर्पसल्स हैं, ये सबसे ज्यादा नंबर्स में जो ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं रेड ब्लड सेल्स और इनका नंबर होता है अबाउट 4.5 to 5 मिलियन पर mm³ ऑफ ब्लड। तो इनका इतने मिलियन पर mm³ ऑफ ब्लड ये सेल्स प्रेजेंट होते हैं और इसका फीमेल में अबाउट 4.5 मिलियन पर mm³ ऑफ ब्लड में होते हैं और जो मेल है उसमें होते हैं 5 मिलियन पर mm³ ऑफ ब्लड। तो ये आरबीसी का नंबर है और आरबीसी का नंबर इंक्रीज हो जाता है उनमें एथलीट्स के अंदर जो कि रेगुलर एक्सरसाइजेस करते हैं या फिर जब कोई हायर एल्टीट्यूड्स पे जाता है या फिर हिल स्टेशंस पे जाता है या फिर जो लोग हिल स्टेशन या फिर हायर एल्टीट्यूड्स पे रहते हैं उनके अंदर आरबीसी काउंट हायर होता है। तो उनके अंदर हायर आरबीसी काउंट क्यों होता है, क्योंकि वहां पर जो ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा है टू सप्लाई द इंक्रीज ऑक्सीजन डिमांड। अब हायर एल्टीट्यूड्स और जो रेगुलर एक्सरसाइज कर रहा है उनके अंदर ऑक्सीजन डिमांड जो होती है वो क्या होती है ज्यादा और ऑक्सीजन डिमांड को फुलफिल करने के लिए आरबीसी का नंबर यहाँ पर क्या होता है ज्यादा। अगर ज्यादा आरबीसी होंगे तो वो ज्यादा रेस्पिरेटरी गैसेस को ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे और हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर देंगे। तो इसीलिए जो रेगुलर एक्सरसाइजेस करते हैं या फिर हायर एल्टीट्यूड्स पे आरबीसी का काउंट क्या होता है हायर और इसी कंडीशन को हम बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया व्हेन द आरबीसी काउंट इज मोर देन द एवरेज नंबर। तो 4.5 से 5 मिलियन पर mm³ ब्लड से अगर आरबीसी काउंट ज्यादा है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया और ये हमें नॉर्मली मिलती है उन लोगों में जो कि हायर एल्टीट्यूड्स पे रहते हैं या फिर जो रेगुलर एक्सरसाइजेस करते हैं। और उसके बाद अगर आरबीसी काउंट डिक्रीज हो जाए, अगर आरबीसी काउंट 4.5 to 5 मिलियन की पर mm³ ब्लड की रेंज से अगर इससे कम है तो उस कंडीशन में ये उसको हम क्या बोलते हैं इरिथ्रोसाइटोपिनिया। तो इरिथ्रोसाइटोपिनिया इज द कंडीशन इफ द आरबीसी काउंट इज बिलो द रेंज ऑफ 4.5 to 5 मिलियन पर mm³ ऑफ ब्लड। और ऐसा कब किस कंडीशन में होता है, जब कोई सर्जरी हुई हो या ब्रेन हेमरेज हो गया हो या फिर ब्लड लॉस हो गया हो किसी भी कारण के, तो उस वजह से आरबीसी का काउंट क्या हो जाएगा कम और उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं इरिथ्रोसाइटोपिनिया। और हमने किया था कि मैच्योर आरबीसी की जो शेप होती है वो होती है बाई कनकेव। तो मैच्योर आरबीसी की सारे मैमल्स के अंदर जो मैच्योर आरबीसी की शेप होती है वो क्या होती है बाई कनकेव एक्सेप्ट लामा। लामा और कैमल एक्सेप्शन है मैमल्स में, इनके अंदर जो मैच्योर आरबीसी होता है उसकी शेप होती है ओवल। उनके अंदर क्या होती है ओवल या फिर बाई कॉन्वेक्स। तो लामा और कैमल एक्सेप्शन है मैमल्स में, उनकी जो मैच्योर आरबीसी होती है उसका शेप बाई कनकेव नहीं होता, वो क्या होता है राउंड या फिर ओवल। Now the process of formation of RBCs is known as erythropoiesis। जो RBCs की फॉर्मेशन की प्रोसेस है हम उसे बोलते हैं erythropoiesis। और organs which produce RBCs are called erythropoietic organs। और organs जिनमें RBC बनते हैं हम उन्हें erythropoietic organs कहते हैं। Hormone which stimulate erythropoiesis is called erythropoietin। और ये जो इरिथ्रोपोइसिस का प्रोसेस है यानी कि आरबीसी फॉर्मेशन का प्रोसेस है, इसको जो स्टिमुलेट करता है हार्मोन, इसको जो एनहेंस करता है इस प्रोसेस को या प्रमोट करता है इस प्रोसेस को, उस हार्मोन को हम बोलते हैं इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। और ये हार्मोन जो है ये किडनी में बनता है। सो द हार्मोन विच स्टिमुलेट इरिथ्रोपोइसिस और द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज is called
इरिथ्रोपोइटिन विच इज सिंथेसाइज्ड बाय द किडनीज। तो इरिथ्रोपोइटिन वो हार्मोन का नाम है जो कि स्टिमुलेट करता है इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस क्या होता है? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज। और जिन ऑर्गन्स में आरबीसी बनते हैं हम उसे बोलते हैं इरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन्स। जो पहला आरबीसी होता है ह्यूमन लाइफ में वो बनता है योक सैक में। सो द फर्स्ट आरबीसी इज प्रोड्यूस्ड इन योक सैक। और बाकी एम्ब्रियोनल लाइफ में जो आरबीसीज हैं उसकी फॉर्मेशन होती है प्लेसेंटा में, थाइमस ग्लैंड में, स्प्लीन में, लीवर में। तो ये सारी जगह है जहां पर आरबीसी की फॉर्मेशन होती है, लीवर, स्प्लीन, थाइमस ग्लैंड और प्लेसेंटा। लेकिन जैसे अडल्ट लाइफ में, तो इन अडल्ट्स ये जो आरबीसी फॉर्मेशन है या इरिथ्रोपोइसिस है ये कहां पर होती है? रेड बोन मैरो में। तो ये रेड बोन मैरो में इरिथ्रोपोइसिस होती है अडल्ट्स में। और रेड बोन मैरो को स्टिमुलेट कौन करेगा आरबीसी फॉर्मेशन के लिए? तो वो होएगा इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। और इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन बनता कहां पर है? तो आंसर जाएगा किडनी में। जो सेल मेम्ब्रेन होती है आरबीसी की, या फिर हम उसे बोल सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन आरबीसी की, हम उसे डोनेंस मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। और ये जो डोनेंस मेम्ब्रेन है यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन है आरबीसी की, ये कुछ आयंस के लिए तो हाईली परमिएबल होती है और कुछ आयंस के लिए इम्परमिएबल होती है। कुछ आयंस को ये आसानी से अपने आर पार जाने देती है जैसे कि क्लोराइड और बाइकार्बोनेट आयंस। और कुछ आयंस को ये अपने आर पार बिल्कुल भी नहीं जाने देती यानी कि इम्परमिएबल है। और उसके एग्जांपल्स हैं उन आयंस के सोडियम आयन एंड पोटेशियम आयंस। तो और इस मेम्ब्रेन को जो है आरबीसी की उसको हम क्या बोलते हैं? डोनेंस मेम्ब्रेन। और जो मैच्योर आरबीसी होते हैं उसमें सेल ऑर्गेनेलिस जैसे कि न्यूक्लियस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी बॉडीज होगी और माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। तो ये सारे ऑर्गन जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस हैं वो सारी जो होती हैं वो मैच्योर आरबीसी के अंदर प्रेजेंट नहीं होती। अब क्योंकि इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है और हमें पता है जो एरोबिक रेस्पिरेशन है यानी कि रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, तो उसका जो क्रेब्स साइकिल पार्ट है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है क्योंकि सारी एंजाइम क्रेब्स साइकिल की माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में होती है। अब क्योंकि मैच्योर आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं है तो इसका मतलब इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन भी नहीं होती। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मैच्योर आरबीसी है उसके अंदर क्या होती है? एनारोबिक रेस्पिरेशन यानी कि रेस्पिरेशन जो कि विदाउट ऑक्सीजन जो रेस्पिरेशन होती है हम उसे क्या बोलते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्योंकि यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है यानी कि क्रेब्स साइकिल के लिए एंजाइम्स भी नहीं है, इसका मतलब क्योंकि सारी क्रेब्स साइकिल की एंजाइम्स होती है मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में, इसलिए एरोबिक रेस्पिरेशन भी यहाँ पर नहीं हो पाएगी। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या होगी? एनारोबिक रेस्पिरेशन इन मैच्योर आरबीसी। और जो आरबीसी है उसका जो कलर होता है वो रेड कलर का होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट होती है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। रेस्पिरेटरी पिगमेंट यानी कि इसको रेस्पिरेटरी वर्ड इसके साथ इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट में ये पिगमेंट हेल्प करती है इन ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस दैट इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये पिगमेंट ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करके उसकी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है, इसलिए हम इसे रेस्पिरेटरी पिगमेंट बोलते हैं। और ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट के कारण ही इसका जो कलर होता है ब्लड का वो होता है रेड कलर का। और जो हीमोग्लोबिन है इसमें जो हीम पार्ट है इसका मतलब होता है आयरन कंटेनिंग और ग्लोबिन पार्ट का मतलब होता है प्रोटीन्स। और जो आयरन होता है इसका Fe2 पॉजिटिव फॉर्म यानी कि फेरस, Fe2 पॉजिटिव यानी कि फेरस फॉर्म में इसके अंदर आयरन प्रेजेंट होता है। और जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन काउंट है यानी कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो लेवल होता है ब्लड में वो होता है अबाउट 12 to 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। ये है नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल। तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल है 12 to 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। तो हमने हीमोग्लोबिन को रेस्पिरेटरी पिगमेंट इसलिए बोला था क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की ये ट्रांसपोर्टेशन करता है। अब हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है आरबीसी के अंदर। अब जो जैसे हमारे लंग्स हैं तो लंग्स के अंदर
ये जैसे एल्वियोलाई है और ये है ब्लड कैपिलरीज। तो एल्वियोलाई में जब हम इनहेल करते हैं एयर, तो अल्टीमेटली वो लंग्स के अंदर एयर कहां तक आ जाती है, एल्वियोलाई के अंदर। अब यहां पर क्या होएगा, ऑक्सीजन गैस यहां से ब्लड के अंदर जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहां से ब्लड से एल्वियोलाई में जाएगी। तो जो यहां पर ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड थी वो थी कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, यानी कि हीमोग्लोबिन जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड है। अब ये जो कंपाउंड है, अगर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर बनाता है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ये दोनों ही कंपाउंड्स जो है ये अनस्टेबल कंपाउंड्स है, यानी कि ये टूट के वापस क्या बना देगा, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन, और ये टूट के वापस क्या बना देगा, हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड। और ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन, और ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यानी कि ये जो रिएक्शन है इस तरफ भी जा सकती है, इस तरफ भी जा सकती है, वो कंडीशंस और कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। तो इसीलिए हम इन दोनों को अनस्टेबल कंपाउंड्स बोल रहे हैं। तो एल्वियोलाई में यहां पर ऐसी कंडीशंस होती हैं कि जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और जो भी ब्लड में कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट थी वो टूट के क्या बना देगा, हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ पर इसके टूटने से बना, ये कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई से फिर हम एल्वियोलाई में जाएगा, फिर हमारे विंड पाइप से होता हुआ हम बाहर को एक्सेल कर देंगे। और जब ये अब ये ब्लड में क्या डिसॉल्व हो गया, ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन वाला ब्लड है, ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में जाएगा और जहां पर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है तो वहां पर क्या होगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट जाएगा हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में, और ऑक्सीजन चला जाएगा टिश्यूज में। टिश्यूज में फिर ये ऑक्सीजन यूज अप हो जाएगा रेस्पिरेशन प्रोसेस में, और रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और टिश्यूज में फिर क्या आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन मिलकर क्या बना देंगे, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। अब हम कहते हैं कि हीटर्स जो होते हैं सर्दियों में उसको बंद कमरे के अंदर नहीं जलाना चाहिए। तो ऐसा हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये खतरनाक क्यों है। तो बंद कमरे के अंदर अब ऑक्सीजन की सप्लाई तो लिमिटेड है, जो भी इस रूम के अंदर ऑक्सीजन है वही ऑक्सीजन है। तो जब कंबशन होती है, किसी भी चीज की कंबशन होती है, किसी भी चीज को हम आग लगाते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। अब किसी भी चीज की कंबशन के लिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस भी जरूरी है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो किसी भी चीज को हम आग नहीं लगा सकते, उसको हम कंबशन नहीं कर सकते। अब क्योंकि अब इस रूम में ऑक्सीजन की सप्लाई क्या है, लिमिटेड, तो जैसे जैसे ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन एक्सेस में है तब तो जो कंबशन के बाद गैस बनती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन अगर ऑक्सीजन लिमिटेड है, जैसे धीरे धीरे इस कमरे की सारी ऑक्सीजन यूज अप हो जाएगी, तो जब यूज अप हो जाएगी तब कंबशन पे जो गैस बनेगी वो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर दो ऑक्सीजन तो कार्बन डाइऑक्साइड, अगर सिंगल ऑक्सीजन तो कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन जब होती है तब ये बनती है, और जब ये कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगी तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करती है, हमारे ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ ये बाइंड करके एक बहुत ही स्टेबल कंपाउंड बनाती है जिसका नाम है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अब इसमें मैंने एक यूनिडायरेक्शनल एरो ही बनाई है, यहाँ पर दोनों डायरेक्शन में मैंने एरो बनाई थी, रिवर्सिबल रिएक्शन थी। ये क्या है, इरिवर्सिबल रिएक्शन, यानी कि इतना स्टेबल कंपाउंड है कि हम इसको तोड़ के वापस हीमोग्लोबिन और कार्बन मोनोऑक्साइड में हम नहीं तोड़ सकते। अब क्योंकि हीमोग्लोबिन जैसे जैसे सारा हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड कर जाएगा तो हीमोग्लोबिन की एकदम सैचुरेशन हो जाएगी, और ये जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है ये एल्वियोलाई पे आके हीमोग्लोबिन और कार्बन मोनोऑक्साइड में टूटेगा ही नहीं, और ऑक्सीजन को बाइंड करने के लिए कोई जगह ही नहीं मिलेगी, क्योंकि सारा हीमोग्लोबिन तो अल्टीमेटली फिर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ही बाइंड कर जाएगा। और मतलब ही इससे क्या हो जाएगा, फिर ऑक्सीजन की बाइंडिंग नहीं होगी तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी की डिफरेंट पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, और विदाउट ऑक्सीजन कोई रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगी, कोई एनर्जी प्रोडक्शन नहीं होगी, और अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, डेथ। तो इसीलिए बोलते हैं कि बंद कमरे में आग नहीं लगानी चाहिए, बंद कमरे में हीटर का यूज नहीं करना चाहिए। तो ये थे हीमोग्लोबिन के
जो कि कंपाउंड्स बनते हैं। अगर ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलता है तो बनता है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, और अगर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिलेगा तो बनेगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ये दोनों अनस्टेबल कंपाउंड्स है, यानी कि इस रिएक्शन को हम रिवर्स भी कर सकते हैं। ये स्टेबल कंपाउंड है, बहुत ज्यादा स्टेबल कंपाउंड है, इसलिए हम इस रिएक्शन को रिवर्स भी नहीं कर सकते। और इसके बाद हम करते हैं जो आरबीसी की मैच्योरेशन है, यानी कि वो अपना न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और जितने भी मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनेलिज है उसको लूज करेगा, तो वो स्टिमुलेट कौन करता है? तो मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी उसको स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेटेड बाय विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड। तो विटामिन B12 और फोलिक एसिड मैच्योरेशन ऑफ आरबीसीज को स्टिमुलेट करता है। तो ये था हमारा आरबीसीज। इसके बाद हम करेंगे डब्ल्यूबीसीज और ब्लड प्लेटलेट्स। तो उसके साथ हमारा फिर जो ब्लड की कंपोजिशन का टॉपिक है वो हो जाएगा कंप्लीट।